इतिहास में ना कुछ दौर ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी सभ्यताओं की चकाचौंध में अक्सर खो जाते हैं। पर सच तो यह है कि उनके बिना वो बड़ी सभ्यताएं होती ही नहीं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही दौर की, ताम्रपाषाण युग यानी कैल्कोलिथिक पीरियड। ये वो समय था, वो अहम पुल था जिसने पाषाण युग को कांस्य युग की महान सभ्यताओं से जोड़ा। अच्छा, इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बयां कर देता है। चाल्कोलिथिक शब्द आया है ग्रीक भाषा से, जहां खालकोस का मतलब है तांबा और लिथोस का मतलब है पत्थर। तो बस बन गया ताम्रपाषाण युग, वो जमाना जब इंसान ने पहली बार पत्थर के औजारों के साथ साथ धातु का इस्तेमाल करना सीखा। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि कैसे पत्थर और धातु मिले। फिर बात करेंगे पहले मेटल वर्कर्स की, उनकी अलग अलग संस्कृतियों पर नजर डालेंगे। फिर हड़प्पा सभ्यता से उनका क्या कनेक्शन था, ये जानेंगे। और आखिर में समझेंगे कि ये युग कांस्य युग का पुल कैसे बना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, पत्थर और धातु का मिलन। ये वो वक्त था जब सदियों पुरानी स्टोन टेक्नोलॉजी और एक बिल्कुल नई खोज यानी मेटल ने मिलकर एक नए युग की चिंगारी जलाई। इसे ऐसे समझते हैं, नवपाषाण युग यानी नियोलिथिक एज में इंसान के पास पॉलिश किए हुए बेहतरीन पत्थर के औजार थे। फिर आया ताम्रपाषाण युग, कैल्कोलिथिक एज। यहाँ पत्थर के औजार तो थे ही, लेकिन साथ में तांबे को गलाकर चीजें बनाने की रेवोल्यूशनरी टेक्निक भी आ गई। और इसी नींव पर आगे चलकर कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज की और भी एडवांस्ड मेट्रोलॉजी की इमारत खड़ी हुई। और हाँ, सबसे जरूरी बात यह है कि ये मानव इतिहास का वो पहला दौर था जब मेटल का इस्तेमाल शुरू हुआ। सोचिए, ये कितनी बड़ी क्रांति रही होगी। धातु का मतलब था ज्यादा टिकाऊ औजार, बेहतर खेती और समाज में एक ऐसा बदलाव जिसने आने वाले समय की दिशा ही तय कर दी। तो अब आते हैं दूसरे खंड पर, पहले धातुकार। चलिए ये देखते हैं कि इस नई टेक्नोलॉजी ने लोगों के समाज और उनकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर डाला। तो कैसी थी जिंदगी इस दौर में? ज्यादातर लोग गांव में ही रहते थे। जौ और गेहूं जैसी फसलें उगाते थे। मवेशी, भेड़ बकरियां पालते थे। और घर घर होते थे मिट्टी फूस के बने हुए। लेकिन उनकी एक चीज बड़ी कमाल की थी, उनके मिट्टी के बर्तन। लाल और काले रंग से पेंट किए हुए इतने खूबसूरत। और ये सिर्फ बर्तन नहीं थे, ये उनकी कला, उनकी संस्कृति का एक जीता जागता सबूत थे। तो ये पहले मेटल वर्कर्स काम कैसे करते थे? ये प्रोसेस सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये एक क्रांति थी। पहले तो वो तांबे के अयस्क मतलब कच्ची धातु की खोज करते। फिर उसे बहुत तेज आंच पर गलाकर उसमें से शुद्ध धातु निकालते। और आखिर में उस पिघले हुए तांबे को सांचों में ढालकर औजार, कुल्हाड़ियां और हाँ, गहने भी बनाते थे। अब तीसरा खंड, संस्कृतियों का नक्शा। देखिए, ताम्रपाषाण युग कोई एक अकेली संस्कृति नहीं थी। ये तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैली अलग अलग क्षेत्रीय परंपराओं का एक गुलदस्ता था। तो चलिए मिलते हैं पहली प्रमुख संस्कृति से, आहार बनास संस्कृति। ये आज के राजस्थान के इलाके में फली फूली। ये जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति थी ना, इसे तांबा गलाने वाली संस्कृति भी कहते थे। मतलब ये लोग कॉपर के काम में एक्सपर्ट थे। इनकी पहचान थी इनके काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन और पत्थर से बने घर, जो उस दौर के लिए काफी मजबूत माने जाते होंगे। इसके बाद आती है एक और बड़ी और काफी दूर तक फैली हुई संस्कृति, महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति का इलाका महाराष्ट्र था। इनकी खासियत थी लाल बर्तनों पर काले रंग की खूबसूरत चित्रकारी। इनके बनाए टोंटीदार जार और खास डिजाइन वाले कटोरे तो बहुत ही मशहूर हैं। दायमाबाद और इनाम गांव जैसी जो बड़ी बस्तियां मिली हैं, वो इन्हीं की थीं। अब चौथा खंड, हड़प्पा से कनेक्शन। यहाँ इतिहास का एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। वो ये कि एक तरफ तो ये ग्रामीण ताम्रपाषाण संस्कृतियां थीं और दूसरी तरफ विशाल शहरी हड़प्पा सभ्यता, और दोनों एक ही समय में मौजूद थीं। जी हाँ, अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि ये संस्कृतियां हड़प्पा से पहले आई होंगी। लेकिन सच तो ये है कि कई ताम्रपाषाण संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थीं, मतलब कंटेम्पररी थीं। जरा सोचिए, जब सिंधु घाटी में बड़े बड़े प्लान किए हुए शहर बन रहे थे, उसी वक्त भारत के दूसरे हिस्सों में ये ग्रामीण संस्कृतियां भी अपनी दुनिया में जी रही थीं। और दोनों समाजों में फर्क जमीन आसमान का था। एक तरफ थे छोटे छोटे गांव, कच्ची ईंटों के घर, बहुत ही सीमित व्यापार और कोई लिखने पढ़ने का सिस्टम नहीं।
और दूसरी तरफ थे हड़प्पा के विशाल सुनियोजित शहर, पक्की ईंटों की इमारतें, दूर दूर के देशों तक फैला हुआ व्यापार और उनकी अपनी एक लिखावट। इस टेक्नोलॉजी के फर्क को इतिहासकार आर.एस. शर्मा ने बड़े अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं, हालांकि वे तांबे के स्वामी थे, पर वे तांबे में टिन मिलाकर कांसे नामक ज्यादा मजबूत धातु बनाने की कला नहीं जानते थे। अब देखिए, कांसा जो है वो तांबे से कहीं ज्यादा कठोर, कहीं ज्यादा टिकाऊ होता है। उससे बहुत बेहतर औजार और हथियार बन सकते थे। बस यही एक छोटा सा टेक्नोलॉजी का फर्क था, और इसी फर्क ने दोनों सभ्यताओं के विकास में इतना बड़ा अंतर डाल दिया। और अब आते हैं आखिरी खंड पर, कांस्य युग का पुल। चलिए देखते हैं कि इन संस्कृतियों का अंत क्यों हुआ और इतिहास में इनकी विरासत क्या रही। देखिए, इन शुरुआती समाजों के सामने चुनौतियां भी बहुत थीं। बस्तियों में साफ सफाई की कमी थी, खाने पीने में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी थी, जिसकी वजह से शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। और जैसा हमने देखा, वो कांस्य जैसी मजबूत धातु बड़े पैमाने पर नहीं बना पाए, जिसने उनके विकास को एक सीमा में बांध दिया। एक अनुमान के मुताबिक उस दौर में शिशु मृत्यु दर 35% से भी ज्यादा थी। जरा सोचिए, ये आंकड़ा उस वक्त के मुश्किल हालातों की कितनी दर्दनाक तस्वीर पेश करता है। अपनी तमाम नई खोजों और तरक्की के बावजूद ये संस्कृतियां भारत के पहले शहरों को जन्म नहीं दे पाई। इनकी भूमिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन एक ट्रांजिशनल फेज की रही, मतलब एक दौर से दूसरे दौर में ले जाने वाले एक पड़ाव की। तो फिर इनकी विरासत क्या थी? इनकी सबसे बड़ी देन थी बड़े और स्थायी गांवों की नींव रखना। एक तरह से उन्होंने भारत में बड़े पैमाने पर बसे हुए कृषि प्रधान समाज की शुरुआत की, जो आगे चलकर इस उपमहाद्वीप की पहचान बना। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ताम्रपाषाण युग एक भूली हुई नींव थी जिस पर भविष्य की सभ्यताओं की इमारत खड़ी हुई, या फिर ये इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जो शहरों के विकास तक नहीं पहुंच सका? इस पर सोचिएगा जरूर।